गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है ग्रंथियां या ग्लैंड्स, जिसके बारे में काफी हमने पाचन तंत्र में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इसके अंदर ग्रंथियां हैं वो तीन प्रकार की पढ़ाएंगे हम। बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां, जिनमें से मिश्रित ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि को हम काफी पाचन तंत्र में उसका पार्ट पढ़ चुके हैं। मेनली जो ग्रंथियों के अंदर आपके आएगा वो आएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, तो जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स है, वो मानव शरीर में किस प्रकार की पाई जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ग्रंथियां या ग्लैंड्स, देखिए ग्रंथियां क्या होती है, शरीर के अंगों के समान ही छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो कुछ पदार्थों का स्राव करती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्रंथियां बोलेंगे। अब देखिए ये जो ग्रंथियां हैं ये तीन प्रकार की होती है। सबसे जो पहले प्रकार की है वो है बहिस्रावी ग्रंथियां, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन्हें हम बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरे प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो है मिश्रित ग्रंथियां, इन्हें हम बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। अब देखिए इन तीनों प्रकार की ग्रंथियों के अंदर क्या अंतर होता है। जो बहिस्रावी ग्रंथियां यानी वो ग्रंथियां जो अपने स्राव को बाहर स्रावित करेगी, किससे बाहर, खून से बाहर, यानी खून के अंदर अपने स्राव को मिश्रित नहीं करेगी। इनका स्राव शरीर में डालने के लिए विशेष प्रकार की नलिकाएं होगी, इसलिए इनको नलिका युक्त ग्रंथियां भी बोलते हैं। रक्त से बाहर अलग स्थान पर अपना स्राव सिक्रेट करती है, इसलिए इनको बहिस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। और इनका जो स्राव है वो क्या कहलाता है, एंजाइम कहलाता है। यानी जितने भी एंजाइम निकालने वाली ग्रंथियां हैं वो कैसी होगी, बहिस्रावी ग्रंथियां। और एंजाइमों को हमने कहां पर पढ़ा था, पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा था। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथियां हैं अंतःस्रावी, बिल्कुल इनका उल्टा, ये अपने स्राव को रक्त के अंदर नहीं डालती, रक्त से अलग रखती है, ये अपने स्राव को रक्त के अंदर डाल देगी। अब कोई चीज रक्त के अंदर डाल दी जाएगी तो वो रक्त के साथ ही शरीर में घूमेगी, लेकिन ये रक्त से अलग डालती है, इसलिए इनको पर्सनल अपनी नलिकाएं रखनी जरूरी है। तो इनको अपना स्राव रक्त में डालना होता है, इसलिए इनमें नलिकाएं नहीं होती, यानी इनको नलिका रहित डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं, यानी नलिका रहित ग्रंथियां बोलते हैं। दूसरा, इनका स्राव एंजाइम होता है, जबकि इनका स्राव क्या होता है, हार्मोन। यानी हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं उनको बनाने वाली ग्रंथियां क्या कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती। तीसरे प्रकार की मिश्रित ग्रंथियां, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी ग्रंथियां जिनमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का गुण हो। दोनों का गुण मतलब ये ग्रंथियां शरीर में एंजाइम भी बनाएगी और हार्मोन भी बनाएगी। और हमारे शरीर में एक प्रकार की ऐसी अग्नाशय पेनक्रियाज ग्लैंड है जो हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था, जिसको मानव शरीर की मुख्य पाचक ग्रंथि भी बोला जाता है, क्योंकि वो पाचन के लिए 99% एंजाइमों का निर्माण करती है। इसलिए जो अग्नाशय है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, वो हार्मोन भी निकालेगी और एंजाइम भी निकालेगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है। मेनली ये दोनों पार्ट है वो थोड़े बड़े हैं, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा आएगा आपके, अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला नाम सुना होगा आपने, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां किस में आएगी, अंतःस्रावी में। बहिस्रावी में मैंने पाचन तंत्र में आपको बताई थी, लार ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि, उसके अलावा हमारी आंखों में पाई जाने वाली लेक्राइमल ग्लैंड, सिबेसियस ग्लैंड, पसीना ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, श्लेष्मा ग्रंथियां, ये सारी ग्रंथियां किसके अंदर आएगी, बहिस्रावी ग्रंथियों। अभी मैं तीनों को एक साथ में बना के आपको एक बार समझा देती हूँ, फिर आज हम मेनली किसको पढ़ेंगे, बहिस्रावी ग्रंथियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, नलिका युक्त ग्रंथियां। नलिका युक्त ग्रंथियां अपना स्राव रक्त में नहीं डालती या रक्त में
नहीं मिलाती और इनका स्राव क्या होता है, यानी ये क्या सिक्रेट करती है, एंजाइम। दूसरी अंतःस्रावी, इन्हें नलिका रहित कहेंगे, नलिका रहित ग्रंथियां। दूसरा, ये अपना स्राव रक्त में नहीं मिलाती जबकि ये अपना स्राव रक्त में डालती है, अपना स्राव रक्त में डालती है। और तीसरी, इनका स्राव एंजाइम है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या होगा, हार्मोन। और तीसरी, इन दोनों की मिक्स, यानी इनका स्राव क्या होगा, हार्मोन प्लस एंजाइम। अब अगर ये हार्मोन का निर्माण करेगी तो रक्त में डाल देगी, और अगर एंजाइमों का निर्माण करेगी तो नलिका के द्वारा जिस स्थान पर एंजाइम की जरूरत होगी वहां पर भेज देगी। यानी इनके अंदर इन दोनों का गुण होता है। इसका एक ही उदाहरण है मिश्रित ग्रंथि का। उदाहरण कौन सा है, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियाज ग्लैंड। इनका उदाहरण कुछ बता देती हूँ, बाकी हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इस प्रकार की ग्रंथियां हैं काफी। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों को, जो आपके सामने 10 प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियां दिख रही है। इनको हम एक एक करके विस्तार से समझते हैं। जो सबसे पहली बहिस्रावी ग्रंथि है वो है स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि हमारी त्वचा में उपस्थित रहती है। स्किन के अंदर जो कोशिका है उनके अंदर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, जो किसका स्राव करती है, पसीने का। आप देखते हो कि गर्मी के मौसम में हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है, स्किन पर पानी जैसी लेयर, तो वो क्या है, पसीना। और किसके कारण आता है, स्वेद ग्रंथि के कारण। अब देखिए, इसको बहिस्रावी ग्रंथि क्यों बोला, क्योंकि ये जो ग्रंथि है ये अपने स्राव को नलिका के द्वारा स्किन के ऊपर छोड़ देती, पानी जैसे पदार्थ को स्किन के ऊपर छोड़ देती, पहला कारण तो ये। दूसरा, इस पसीने के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम। ये एंजाइम एक प्रकार का एंटीबायोटिक प्रवृत्ति का एंजाइम होता है कि अगर कोई हानिकारक सूक्ष्मजीव हमारी स्किन पर बैठता है तो उसको इन्फेक्शन करने से क्या करता है, रोकता है। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। एंटीबायोटिक प्रवृत्ति होती है। ये लाइसोजाइम एक तो हमारी लार में होता है, पसीने में होता है, हमारे आंसुओं में होता है। लार में होता है, मैंने बताया था आपको जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे कि लार के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम है, वो भोजन के साथ आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। उसी प्रकार पसीने में, स्किन पर अगर कोई सूक्ष्म जीव बैठता है उसको इन्फेक्ट करने के लिए, शरीर में इन्फेक्शन फैलाने के लिए रोकता है। हमारी आंसुओं के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अगर आंख के अंदर कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव गिर जाए तो आप देखते हो कि आंखें लाल हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो लाइसोजाइम एंजाइम है उसको नष्ट करने का काम करता है। तो इसकी एंटीबायोटिक प्रवृत्ति होती है, ये एक प्रकार का एंजाइम है। इसी कारण इस ग्रंथि को भी क्या बोल दिया, बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरी है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हमने पाचन तंत्र में पढ़ लिया था। हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ी यानी टोटल 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है। 2 लार ग्रंथि कान के पास, पेरोटिड ग्रंथि 2 जबड़े के पास, सब मैक्सिलरी, और 2 जीभ के नीचे सबलिंगुअल। ये मिलकर लार का निर्माण करती है। लार के अंदर 2 प्रकार के एंजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है, जबकि लाइसोजाइम है वो एंटीबायोटिक प्रवृत्ति का होता है। तो लार ग्रंथि अपनी नलिका के द्वारा लार को मुख गुहा में, मुंह में डालती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, बहिस्रावी ग्रंथि। जो तीसरे प्रकार की ग्रंथि है लेक्राइमल ग्रंथि। देखिए, ये जो 3 नंबर और 4 नंबर ग्रंथि है, लेक्राइमल ग्रंथि और मायोबियन ग्रंथि, ये दोनों ही आंखों में पाई जाती है। हमारे आंख के ऊपरी पलक में पाई जाती है लेक्राइमल ग्रंथि, जो किसका स्राव करती है, आंसुओं का स्राव करती है। और नीचे वाले भाग, आप आंख को ऐसे करके देखोगे तो अंदर ऐसे मांस के टुकड़ा जैसा दिखेगा, वो क्या है, उसके अंदर पाई जाती है मायोबियन ग्रंथि, जो एक तेलीय पदार्थ का स्राव करती है।
ये तेलीय पदार्थ आंख के कचरे को साफ करने का काम करता है। आप देखते हो हमारी आंखों में पूरे दिन डस्ट गिरती रहती है और सुबह जब उठते हैं तो क्या होता है, ऐसे करते हैं, आंख कचरे से भरी रहती है। किस ग्रंथि के कारण? मायोबियन ग्रंथि पूरे दिन के अंदर जो भी डस्ट है उसको इकट्ठा करती जाती है और सुबह यहाँ पर इकट्ठा करके डाल देती है, फिर हम उसको आंखों को क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो ये काम कौन करेगी? मायोबियन ग्रंथि, इसका स्राव है तेलीय पदार्थ। लेक्राइमल ग्रंथि का स्राव है आंसू। लेक्राइमल ग्रंथि आंख के ऊपरी भाग में, जबकि मायोबियन ग्रंथि आंख के निचले भाग में। आंसू आंसू यहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं, अगर एक्स्ट्रा आते हैं तो वो गिरते रहते हैं, वरना यहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं। लेक्राइमल ग्रंथि आंसू आंखों को गीला करने का काम करती है। उसी प्रकार ये जो ऑयल है, तेलीय पदार्थ, ये भी आंखों को नम रखता है, सूखने से बचाता है। तो दोनों ग्रंथि रक्षक का काम करती है और है किस प्रकार की ग्रंथि? बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो पांचवी ग्रंथि है सिरोमिन ग्रंथि, हमारे कान के अंदर आपने कई लोगों को देखा होगा, जैसे पेन बड़ा है, इसको कान में डाल दिया, ऐसे कर क्या निकाल रहा है? इसका जो स्राव है वो मोम, किसी ने चाबी डाल ली, कुछ भी था, किसी ने अंगुली डाली। आप जितना सिरोमिन ग्रंथि के स्राव को, मोम को निकालोगे वो उतना ही ज्यादा बनाएगी। मतलब जो खुजलाते रहते हैं वो हमेशा खुजलाते ही रहते हैं और जो इसको छेड़ते नहीं वो छेड़ते ही नहीं है। यानी अगर आप इस ग्रंथि को छेड़ोगे तो नुकसान है, ये ज्यादा मोम निकालेगी, आपको हमेशा कान खुजलाना पड़ेगा और कान का पर्दा फट सकता है। आप नुकीली चीज को, इस मोम को निकालने के लिए बार बार इसे खुजलाते हो तो कान के पर्दे को नुकसान हो सकता है, इसलिए नुकीली चीज को कान में नहीं डालना चाहिए। तो ये सिरोमिन ग्रंथि हमारे कान में पाई जाती है, एक लसलसा पीले कलर का चिपचिपा पदार्थ निकालती है, मोम। हालांकि ये मोम है वो सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो कान का पर्दा है वो बिल्कुल बारीक सा पर्दा है। अगर बाहर से कोई कीट, सूक्ष्म जीव चला गया और सीधा अगर पर्दे के जाकर चिपक गया तो वो पर्दे को फाड़ सकता है। तो अगर बीच में मोम होगा तो वो सूक्ष्म जीव उस मोम के अंदर फंस जाएगा और अंदर तक नहीं जा पाएगा। इसलिए ये जो मोम है वो एक रक्षा के लिए परत है, ना कि इसको बार बार आप कुरेदते रहो, कान से निकालते रहो, तो ये नुकसानदायक चीज है। तो सिरोमिन ग्रंथि भी एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है जो कान में होती है, नलिका द्वारा चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है कान में, उसका नाम क्या है? मोम। अगली है दुग्ध ग्रंथि, स्तनों में पाई जाती है, जो शिशु की देखभाल के लिए दूध का निर्माण करती है। स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होता है, जिससे नवजात शिशु की 6 महीने तक जो बच्चा माँ का स्तन पान करता है उसके लिए दुग्ध ग्रंथि किसका स्राव करती है? दूध का स्राव करती है। अगली है सीबेसियस ग्रंथि, हमारे नाक पर पाई जाती है ये ग्रंथि और क्या करती है? तेलीय पदार्थ का निर्माण करती है। आप देखते हो किसी के नाक पर बहुत ज्यादा पसीना आता है, क्यों? क्योंकि उसकी सीबेसियस ग्रंथि बहुत ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा पसीना निकालेगी। ये जो पिंपल्स निकलते हैं, जो भी ये फोड़े फुंसी निकलते हैं, इसी ग्रंथि का। अगर तेलीय से ग्रंथि ज्यादा स्रावित होगी, ज्यादा पसीना आएगा तो पिंपल्स भी ज्यादा निकलेंगे। तो ये ग्रंथि नाक पर पाई जाती है। आप देखते हो पक्षियों के अंदर, पशुओं के अंदर, जैसे गाय की स्किन पर आप हाथ लगाओ तो बिल्कुल आपको चिकनी लगेगी, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो सीबेसियस ग्रंथि है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और ज्यादा मात्रा में क्या करती है? तेल का निर्माण करती है। पक्षियों के देखो आप ऊपर, उनमें भी सीबेसियस ग्रंथि ज्यादा सक्रिय रहती है, ज्यादा तेलीय पदार्थ का निर्माण करेगी। तो उन पर पानी नहीं गिरता, वो ज्यादा भीगते नहीं है, क्योंकि मोम जैसा चिकना पदार्थ होता है उनकी स्किन पर, तो पानी की बूंदे ठहरती नहीं, इसलिए वो पक्षी ज्यादा भीगते नहीं है। तो सीबेसियस ग्रंथि हमारे नाक पर पसीने का क्या करेगी? निर्माण करेगी। आप बार बार इसे पहुंचते रहते हो, पसीना आता रहता है, किस ग्रंथि के कारण? सीबेसियस ग्रंथि के कारण। अगली है जठर ग्रंथि, पाचन तंत्र के अंदर मैंने बताया था हमारे आमाशय के अंदर भूख रस उत्पन्न करने वाली, जठर रस उत्पन्न करने वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी है? जठर ग्रंथि। इसके अंदर एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, जो इसमें से एंजाइम निकल रहे थे पेप्सिन और रेनिन, उनको सक्रिय करने का काम कर रहा था। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर रहा था, जबकि जो रेनिन एंजाइम है वो स्तनधारी शिशु के आमाशय में पाया जाता है, जो माँ के दूध का क्या करता है? पाचन करता है। तो ये जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करेगी, उसको भूख रस भी बोलते हैं। ये ज्यादा स्रावित करेगी जठर रस को, तो भूख भी ज्यादा लगेगी, पाचन भी अच्छा होगा। अगर ये काम नहीं करेगी, आपने चाय कॉफी ज्यादा पी ली, मसालेदार भोजन ज्यादा खा लिया, तो ये जठर ग्रंथि निष्क्रिय हो जाएगी, ज्यादा जठर रस नहीं निकालेगी, आपका पेट भरा भरा महसूस होगा, अपच होगी, खट्टी खट्टी टिकारें आएगी। डॉक्टर के पास बोलो जाओगे तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि भाई
आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं इसको, जठर ग्रंथि, यानी जठर ग्रंथि सही काम नहीं कर रही है, गैस्ट्रिक जूस नहीं बन रहा है सही, तो आपको डॉक्टर क्या बोलेंगे, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस को कम करने की हाजमोला टेबलेट देंगे। तो ये सब किसके कारण, जठर ग्रंथि के कारण। ये खून के अंदर कोई पदार्थ मिश्रित नहीं करती है, ये सिर्फ पेट के अंदर नलिका के द्वारा पदार्थ डालती रहती है। अगर खून में, अगर इसके साथ खून मिक्स होता तो उल्टी करते तो साथ में खून आता ना, नहीं आता है, क्योंकि ये आमाशय की दीवार में उपस्थित रहती है, नलिका द्वारा आमाशय में सिर्फ क्या डालती है, जठर रस, खून से कोई कनेक्शन नहीं होता है किसी भी ग्रंथियों का। अगली है यकृत या लीवर, पाचन तंत्र में पढ़ा था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी है यकृत, उर्दू में इसे जिगर भी बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या करती है, पित्तरस का निर्माण करती है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। डिटेल में पढ़ना है तो आप पाचन तंत्र वाला वीडियो जाके देख सकते हो। अंतिम है श्लेष्मा ग्रंथि, इसको भी हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि हमारा जो ये ग्रास नली है जहाँ से भोजन जाता है, इस नली के अंदर क्या होता है कि लसलसा पदार्थ का स्राव होता है, और इस लसलसे पदार्थ का स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है, श्लेष्मा ग्रंथि। तो इस प्रकार टोटल 10 प्रकार की आपके बहिस्रावी ग्रंथि है, जिनको मैंने आपको विस्तार से बताया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। और इस प्रकार आज के टॉपिक में हमने ग्रंथियों को स्टार्ट किया। तीनों प्रकार की ग्रंथियों में मैंने आपको अंतर बताया, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। और फिर हमने 10 प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथियों को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी भी है उनको विस्तार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।